वेलकम टू रोहित यादव सेवन। आज का फिर टॉपिक एक बहुत ही ज्यादा पेचीदा है। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा होगा, द बिगेस्ट हिडन स्कैम फॉर एसएससी जेई। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी एसएससी जेई का एग्जाम दिया है, चाहे भले ही 2013 हो, 14 हो, 15 हो, 16 हो, 17 हो, 18 हो या 19 हो, वैसे कहने को तो ये राइम बन गई, मगर कहीं ना कहीं ऐसी राइम चलती जा रही है। बच्चे को भी पता है 2018 का उसने पेपर दिया होगा और 2018 का पेपर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। और ऐसे में एसएससी ने 2019 का नोटिफिकेशन अपने टाइम अनुसार, यानी कि जो वो लेट लतीफ काम करता है उसी के अनुसार नोटिफिकेशन निकाल के पेपर कराना था। ड्यू टू कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं वो पेपर हुआ ही नहीं अभी तक भी। और जिस तरह से हालात हमारे देश में चल रहे हैं, अभी मुश्किल ही है कि वो 2020 में हो भी जाए। तो कहीं ना कहीं 2018 का रिजल्ट आया नहीं, 2019 का पेपर का पता नहीं, 2020 का नोटिफिकेशन जरूर लाएंगे और कहीं ना कहीं ऐसे में बच्चे को बांधते चलेंगे, यानी कि बच्चे का बेवकूफ बनाते चलेंगे। क्यों मैं बोल रहा हूं उसको हिडन स्कैम? क्योंकि एक बच्चा मेहनत करता है, अगर वो बच्चा बिल्कुल टॉपर नहीं है तो वो कम ना कहीं 80-70 वाला लड़का है। और अगर 80-70 वाला लड़का मेहनत कर रहा है तो उसकी मेहनत बहुत ज्यादा है, उसके भागने की रफ्तार बहुत ज्यादा है, उसको जीतने की जंग में, इस जंग में वो जीतना चाहता है। और मगर आप उसको रोक रहे हैं। कैसे रोक रहे हैं? अगर 2018 में खत्म हो गया होता तो 2018 के बच्चे 2019 में नहीं बैठते, और 2019 का पेपर अगर ढंग से हो जाए तो 2020 के वो बच्चे ना बैठे उसके अंदर। यानी कि आप कंपटीशन को बहुत ज्यादा गंदा करते जा रहे हैं। एक ही बच्चा 2018 का, उसको पता ही नहीं पेपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो 2019 में बैठेगा, 2020 का फॉर्म भी निकाल देना आप और रिजल्ट मत देना, वो देखना 2020 भी भर देगा। यानी कि वही लेयर पेपर के अंदर बैठे जा रही है बार बार जिसका पेपर निकलता है। यानी कि वो लड़का इससे दूर होता जा रहा है जो मेहनत कर रहा है, पहली दफा वाला है, और अपने आप में फिर बाहर सुनने में ये मिलता है कि भैया इन पेपरों के लिए तो 2 या 3 या 4 साल तो लग जाते हैं, क्योंकि ये लगाए जा रहे हैं, जबरदस्ती का सौदा बनाया जा रहा है। अगर मैं आपको बात करूं 2014 की कट ऑफ की, तो 2014 में एसएससी की कट ऑफ गई थी 93 पॉइंट समथिंग फॉर जनरल कैटेगरी। 2015 के अंदर यही कट ऑफ गई थी 103 के लगभग। 2016 के अंदर जनरल की फिर से कट ऑफ गई थी 100 के लगभग। 2018 के अंदर यही कट ऑफ गई थी आपकी 17 के अंदर 117 गई थी, और 2018 के अंदर ये गई है आपकी 127। यानी कि 100 नंबर से 127 की कट ऑफ का सफर तय किया है इसने। क्या ये सही है? क्या आप बार बार कट ऑफ ऊपर दिखा रहे हो? ये पेपर आज से 10 साल पहले भी हुए हैं, ये पेपर अभी भी हो रहे हैं। और अगर मैं 2006 से लेकर 2014 तक की बात करूं या 2013 तक की बात करूं तो इनकी कट ऑफ 80-70, 85 के आसपास रहती थी। यानी कि 2015 से लेकर 2018 तक आपने इस कट ऑफ को इतना बढ़ाया और आपने ये जानने की कोशिश भी नहीं करी ये कट ऑफ क्यों ऊपर जा रही है। क्योंकि अगर इससे पहले जो काम नहीं हो वो अब क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसको जानबूझ के करा रहे हैं। एक बच्चा बार बार फॉर्म भर रहा है, एक ही 2 ऊपर के जो लेयर है 2,500-3 हजार के बालक, वो बार बार हर पेपर को भरते रहते हैं, वही आस में कूदते रहते हैं। यानी कि जो नया बच्चा तैयार होके आता जा रहा है उसको मौका ही नहीं मिल रहा कि परफॉर्म कर पाए। ऐसे इतने सारे बच्चे हैं जो आपकी वैकेंसी में पता ही नहीं लगता कि क्यों उसकी नौकरी नहीं लगी। कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गायब सा हो जाता है वो लड़का। आप उसको बताते ही नहीं कि तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप बताते हैं कि डीवी से बाहर हो गया। यानी कि आप भीड़ में यही बताना चाहते हैं कि हमारी वैकेंसियों में दम नहीं है। क्यों मैंने ऐसे बोला? 2015 के अंदर 1281 पद थे, उसके बाद 2016 के अंदर 951 पद थे, और 2017 के अंदर तो अधर मच गया था कि एक सेंट्रल लेवल एग्जाम के अंदर सिर्फ मात्र 317 पद दिखाए गए थे, और जब लेने का समय आया तो 256 पद निकले सिर्फ सिविल के। इतना बड़ा विभाग जिसमें सिर्फ 256 पद, इतना तो उत्तर प्रदेश एक बार में वैकेंसी देता है। अगर सेंट्रल लेवल का जॉब है, बच्चे को पता है इसकी अहमियत, आपको पता है इस डिपार्टमेंट की अहमियत, तो 256 पद किसी भी तरीके से सही नहीं है। ये जानना जरूरी होगा आपका भी और उसको खुद भी, डिपार्टमेंट को, कि जो आपने गलत करता है। किसी भविष्य के साथ खेलना, किसी के साथ गलत करना, ये अच्छा नहीं होता है। 2018 के अंदर भी 1200 समथिंग पद हैं, 2019 के अंदर भी 1200 समथिंग पद है, और 2020 तो किसी ने देखा ही नहीं। यानी कि हमें पता ही नहीं कि कुछ होगा या नहीं होगा। ऐसे में कब तक वो बच्चा पढ़ता रहेगा? कब तक? मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो टॉपर है, वो अपने घर के लिए सही। जो बच्चा निरंतर प्रयास करके उस टॉपर तक पहुंचना चाहता है वो पहुंच सकता है, आप भी जानते हैं। क्योंकि इस कट ऑफ को इतना नहीं बनता कि कट ऑफ दिन पर दिन इतनी बढ़ती जाए कि वो मेहनत पूरी कर रहा है, आपको पता ही नहीं पेपर कैसे बनाना है।
2015 का पेपर आप खुद बनाते थे एसएससी, और उसके बाद ये पेपर बनने लगा सिफी से। सिफी ने 2 साल इसको बनाया, 2016 में, 2017 में, और वहां पे समझ में ये आया जब ये सीजीएल के अंदर बहुत बड़ा धांधली निकली कि कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है, तो सबने बोला हाँ ये पेपर लीक हुआ है। बच्चे बहुत ज्यादा हुजूम में आए, सीजीएल कॉम्प्लेक्स पे आके धरना दिया, तो डिपार्टमेंट भी क्या उठा, हाँ ये कुछ हुआ है। अगर ये आपका सीजीएल के अंदर हुआ है तो मैं कैसे मान ले कि एसएससी जेईई में नहीं हुआ? क्या ये उस बच्चे के साथ सही है जस्ट बिकॉज कि वो बच्चा मुट्ठी भर है? आज टेक्निकल का बच्चा सीजीएल के मुकाबले में मुट्ठी भर है, एमटीएस के मुकाबले में मुट्ठी भर है, कहीं ना कहीं आपका सीएचएसएल के मुकाबले में मुट्ठी भर है। यहां पे भरने वाले 8 लाख, 9 लाख, 7 लाख हैं, और सीएचएसएल भरने वाले 10 लाख, 12 लाख से ऊपर, इतने ऊपर की क्या बताऊं कि 70 लाख आंकड़ा बैठता है। एमटीएस का आंकड़ा 90 लाख तक बैठता है, सीजीएल का आंकड़ा 40-40 लाख तक बैठता है। अगर ये कुछ करते हैं तो आपको लगता है हाँ इन्होंने कुछ गलत किया है, तो आप उनकी ठेका लेके सिफी का ठेका किसको दे देते हैं? आप ठेका दे देते हैं टीसीएस के हाथ में। और ये टीसीएस वही टीसीएस है जिस पर सब भरोसा करना तो चाहते थे, मगर आरआरबी के अंदर भी एक पहला पेपर था जो कहीं ना कहीं क्या हुआ था, लीक हुआ था। उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि हाँ ये लीक हुआ तो एक सेंटर का हुआ। कैसे मान ले कि एक सेंटर पे ही लीक हुआ होगा? अगर कहीं पे कमी पेशी है तो वो हर जगह भी तो होगी, बस वो खबरें बाहर नहीं आती हैं, लोग एकजुट नहीं जुड़ पाते हैं क्योंकि ये टेक्निकल है ना। आप इसी टेक्निकल को धीरे धीरे नॉन टेक भी तो कर रहे हैं। कह दो हाँ कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो, कह दो हाँ कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। एक लड़का मेहनत कर रहा है, टेक्निकल से प्रेम दिखाता है, 4 साल की डिग्री, 3 साल का डिप्लोमा करके पूरा डटा हुआ है, पढ़ता है, उसके बावजूद आप उसके लिए जबरदस्ती एक नॉन टेक रखते हैं। कभी खुद से किताब उठा के देखिए कि आपको पता लग जाएगा कि ज्योग्राफी का, कहीं ना कहीं हिस्ट्री का या इकोनॉमिक्स का कोई फायदा नहीं है टेक्निकल वाले के लिए। यही हुआ था हरियाणा एसएससी के अंदर। आपका लगनी थी नौकरी जेईई की, और कहीं ना कहीं पूछा गया पूरे में नॉन टेक्निकल, यानी कि पूरी हरियाणा जीएस। यानी कि इतिहास तो आपको पुराना चल जाएगा, मगर आने वाले समय में जो पुल बनाएगा या आने वाले समय में जो देश के लिए काम करेगा वो भले ही कम चले तो चल जाएगा। ये क्या सही है? क्या कब इसकी जवाबदेही बनाओगे आप? कब इसके बारे में बात करोगे आप? क्यों हम सब एक इकट्ठा नहीं हो सकते? क्यों हम इसके लिए आवाज नहीं उठा सकते? मैं फिर से अपनी वीडियो के साथ आपके समक्ष यही चीजें लाता हूं कि हमें आवाज उठानी जरूरी है। मैं हर उस बच्चे को बताना चाहता हूं जो अभी नया होता है, मगर वक्त के साथ साथ, इस प्रोसेस के साथ साथ, गलत चीजों के साथ साथ इतना पुराना होता जाता है कि उसके ऊपर धूल की माटी चढ़ती चली जाती है। उसको समझ नहीं आता सांस लूं या मैं टेक्निकल पढ़ूं या मैं नॉन टेक के लिए चला जाऊं। उसके कुछ दोस्त सीधे चले जाते हैं तो कुछ दोस्त एसएससी जेईई में टिक जाते हैं। जब एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, इतनी देर में कोई और नोटिफिकेशन आता है, सरकार कहती है कि पहला पेपर तो क्या रखेंगे, जनरल कंपटीशन रखेंगे, कोई टेक्निकल नहीं पूछा जाएगा। फिर वो टेक्निकल छोड़ के फिर लग जाता है नॉन टेक बनाने में। और क्या ये सही है? क्या क्यों कर रहे हैं भाई बार बार गलत? क्यों आप वैकेंसी को दिन पर दिन गिरते देते देखना चाह रहे हैं? बच्चे का भरोसा उठ जाएगा, बच्चे का भरोसा उठा भी हुआ है। इस भरोसे को कायम करने का यही सही समय है कि हम यही बताएं सबको कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप जो पेपर कंडक्ट कराना चाहते हैं, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए पेपर में आना क्या चाहिए। जो कंपनी इसका ठेका लेती है वो कंपनी किस हिसाब से इसका पेपर बना रही है। क्यों एसएससी के अंदर इतनी गलतियां हैं, क्यों इतनी खामियां हैं, जिसका हर्जाना सिर्फ बच्चा ही तो भुगतता है। साथ में उसके सपने के साथ जो जी रहे हैं उसके माँ बाप, जो घर पे एक बच्चे को एडमिट कार्ड ले जाते हुए देखते हैं, उसके साथ जो उसकी चाह लगाते हैं कि हाँ मेरे बच्चे की नौकरी लग जाएगी तो हमारे रुके हुए काम भी पूरे हो जाएंगे, चाहे वो शादी का काम हो, चाहे वो घर के लिए एक लोन लेने का काम हो और अपना मकान बनाने का काम हो। क्यों उसको मजबूर किया जा रहा है उसका शोषण कराने के लिए कि वो बाहर जाए और दिन पर दिन ऐसी जगहों पे जाके बैठे जहां पे उसको उस चीज का मूल्य ना मिले। अपनी वो जिंदगी के 3 या 4 या 5 साल लगाता है। आपने कल तक 30 साल रखी थी आखिरी डेट एसएससी ने, और उसके बाद ये डेट कर दी गई 32 साल, क्योंकि आपको दिखा, क्योंकि लोगों ने आपके बारे में कुछ बोला, कुछ कोर्ट केसेस पेंडिंग है, तो आपको लगता है कि मौका दे देना चाहिए। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, जो करना है वो तो हम करेंगे ही। इस वीडियो के साथ फिर से आपके पास कुछ सुलझे सवालों के साथ छोड़ के जाता हूं। अगर आपको इनमें बातों में दम लगता है तो अपनी आवाज जरूर रखें, हर प्लेटफॉर्म पे रखें, चाहे इस कमेंट सेक्शन के अंदर रखें। मैं इन आवाजों को आगे एकजुट करके तैयारी कर रहा हूं कि एक हल्ला बोला जाए और हम एक आवाज बनेंगे और यही से शुरुआत करेंगे। तो आशा करूंगा इस चैनल के थ्रू आप सभी से कि आप इस वीडियो को इतना ज्यादा फैलाना कि लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, जो हमारे साथ जुड़े और यही बोले कि हां आज इस तरह के इस जगह की क्रांति की आवश्यकता है हम जैसे टेक्निकल इंजीनियर्स को।
आज जो इंजीनियर शब्द बोलने में दुनिया कतराती है, उसे मत कतराने दो। कहीं ना कहीं उसके लिए हमें फल के लिए कुछ कर्म करना पड़ेगा। उस कर्म की शुरुआत आज से करते हैं। क्यों ना आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, यही बता के कि आपको यही दिखा के कि ऐसी वीडियो में लाता रहूं और आप सबके प्रति ये काम करता रहूं जागरूक करने का, जो मैं अब तक करना चाहता हूं और करता जाऊंगा और करता रहूंगा। आशा करता हूं इस वीडियो में आपको थोड़ी बहुत समझदारी, थोड़ी बहुत चीजें जानने को मिली होंगी। कुछ ऐसे फ्लॉज होंगे जो हमारी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को पता है और कहीं ना कहीं वो उसकी खाना पूर्ति करती दिखती है। तो इन चीजों के साथ आपके से आज मैं अलविदा लेता हूं। अगली वीडियो के साथ फिर कोई नया टॉपिक लेके अलग से हाजिर होऊंगा। अभी के लिए आपको धन्यवाद कहता हूं। अपनी मेहनत यूं ही चालू रखना, अपने आप को ना टूटने देना। ये संघर्ष है, बिल्कुल इसको करते रहें। आप बिल्कुल विजयी घोषित होंगे आखिर के अंदर। धन्यवाद।